भारत देश में रिटेल कारोबार एक अहम भूमिका निभा रहा है। छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी समस्या जीएसटी को लेकर रही है। जीएसटी आने के इतने सालों के बाद भी व्यापारी इसके साथ तालमेल नहीं बैठा पाए हैं। और अब देश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी विकसित भारत का नारा दिया है। विकसित देश के सपने को पूरा करने के लिए जीएसटी को आसान और गांव के छोटे व्यापारी को भी डिजिटल पेमेंट से जोड़ना होगा। 1 फरवरी 2024 को बजट पेश होने वाला है और ट्रेडर्स एसोसिएशन की मांगों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के प्रमुख प्रवीण खंडेलवाल जी। सर, सबसे पहले आपको नए साल की शुभकामनाएं और मनी कंट्रोल के दर्शकों से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे सब पहला सवाल यही है आपसे कि बजट से ट्रेडर्स की क्या डिमांड है? सबसे पहले तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएं और आपके माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि अगला ये जो वर्ष है ये चुनावी वर्ष है, जी। तो निश्चित रूप से अंतरिम बजट आएगा। फुल बजट तो अभी नहीं आएगा, लेकिन अंतरिम बजट की महत्वता भी निश्चित रूप से बनी हुई है। और देश भर के व्यापारी बजट की ओर देख रहे हैं कि किस प्रकार का बजट व्यापारियों के लिए आने वाला है। मूल रूप से हमारा मानना है कि जीएसटी कर प्रणाली के अंदर संशोधन जो होने चाहिए वो जरूर बजट में आए, क्योंकि 6 वर्ष हो गए हैं जीएसटी कर प्रणाली को लगे हुए। खट्टे मीठे अनुभव सरकार को भी हुए हैं और हमको भी हुए हैं। तो हमारा मानना है कि एक बार जीएसटी कर प्रणाली पर नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए और स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके एक ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जिससे कि आम व्यापारी भी आसानी से जीएसटी की कर पालना कर सके और सरकार, चाहे वो केंद्र की हो अथवा राज्य की हो, दोनों के राजस्व में बढ़ोतरी हो। तो उस प्रकार का कोई घोषणा अंतरिम बजट में होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। वहीं दूसरी ओर हमने कहा कि रिकवरी ट्रिब्यूनल वो जरूर बनाए जाने चाहिए, क्योंकि अक्सर जो व्यापारिक विवाद में भुगतान की स्थिति में जो केस कोर्ट में जाते हैं वो बहुत लंबे समय तक लंबित रहते हैं। तो उसके लिए कोई रिकवरी ट्रिब्यूनल बने या स्पेशल कोर्ट बने जो 45 दिन में या 60 महीने में निश्चित रूप से उसका निराकरण करें। और ये प्रक्रिया उन पर भी लागू हो जो बाउंस चेक होते हैं, क्योंकि चेक एक बहुत सॉलम इंस्ट्रूमेंट है जो व्यापारी अपने व्यापार में यूज करते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब जो चेक बाउंस हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो उसमें उनके निराकरण में कई साल लग जाते हैं, फिर भी एक पुष्ट गुजर जाती है, लेकिन उसका निराकरण नहीं हो पाता है। इस बजट में ऐसा माना जाता है कि ये प्रगतिशील बजट होगा, चुनावी बजट होगा। तो इस दृष्टि से ये व्यापार की जो मूलभूत परेशानियां हैं इस पर जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। वहीं हमारा ये भी आग्रह है बजट में कि व्यापार में जितने प्रकार के कानून लागू हैं उसमें से अनेक कानून, कोई 1857 का है, कोई 1920 का है, कोई 1965 का है, तो वो कानून फिलहाल वर्तमान में प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। लिहाजा ऐसे सभी कानूनों को हटाया जाए और जिन कानूनों में समय के अनुकूल परिवर्तन की आवश्यकता है वो जरूर उसके अंदर की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वन नेशन वन टैक्स, हम एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। हम कह रहे हैं इसके साथ वन लाइसेंस भी होना चाहिए। आज देश में किसी को भी व्यापार करना हो तो अनेक प्रकार के लाइसेंस लेना पड़ता है। तो सब प्रकार के लाइसेंस खत्म करके आधार की तरह यदि एक लाइसेंस हो जाएगा तो व्यापार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो प्रधानमंत्री लगातार कहते आ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी बात होगी और व्यापार में सरलता भी होगी, सुगमता भी होगी। तो कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि बजट में उनका समावेश हो। जी सर, अगर हम जीएसटी की बात करें आपसे, मतलब काफी समय से इस बात पे चर्चा हो रही थी जीएसटी को लेके, खासकर जीएसटी फंड को लेकर। जब दूसरे जो एक देने वाला ट्रेडर्स है और जो नहीं देने वाला ट्रेडर है, जो अपना टैक्स समय पे भर रहा है, सबसे ज्यादा वो उन मामलों में ज्यादा फंसते हैं बनिस्बत उनके जो नहीं देते। मैं एक एग्जांपल के थ्रू जानना, मतलब मैं चाहूंगी कि आप एक एग्जांपल के तहत दर्शकों को बताएं और इवन सरकार को बताएं कि किस तरीके की दिक्कतें जो एक सही ट्रेडर है वो ज्यादा फेस कर रहा है जीएसटी के, मतलब जो खामियां हैं जो उसको पूरा किए जाने की जरूरत है।
देखिए, अभी जीएसटी में अनेक प्रकार की खामियां हैं। हालांकि जीएसटी कर कानून बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा एक सुझाव और भी है कि जीएसटी के यदि मूल संरचना कोई बदला जाए। अभी हमने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोग ऐसे जो फर्जी बिल इशू कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। और वो एलिमेंट है जो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करता है। जी। हमारा ये मानना है कि जीएसटी प्रथम चरण पर ही लग जाना चाहिए। आपको कुछ भी अगर जो टैक्स लगाना हो, 20%, 30%, 50%, वो मैन्युफैक्चरिंग एंड पर यदि लग जाए, और उसके बाद में जितने भी चरण सप्लाई चेन में आते हैं, उन सारे सप्लाई चेन को टैक्स पेड बिल उनको अनिवार्य कर देना चाहिए। जीएसटी में किसी को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए, चाहे उसकी टर्नओवर 5 लाख है या 50 लाख है या 5 करोड़ है या 50 करोड़ है। अगर पहले प्रथम बिंदु पर यह टैक्स लग जाएगा तो सरकार को भी इस टैक्स को लागू करने में आसानी होगी। वहीं उपभोक्ता जो अभी बिल लेने से डरता है, वो अधिकार पूर्वक बिल लेगा, क्योंकि वर्तमान में हम सब जानते हैं कि ग्राहक टैक्स देना नहीं चाहता। जी। व्यापारी बिल देना चाहता है, ग्राहक टैक्स देना नहीं चाहता। वो कहता है इस पर टैक्स लगेगा 18%, तो भाई मैं तो नहीं दूंगा। तो इस समस्या को यदि हमें मूल जड़ से खत्म करना है, और यदि हमें ब्लैक इकोनॉमी को खत्म करना है, तो जो कर जितना भी लगाना है सरकार लगाए, 50%, 100%, 10%, 20%, जो भी लगाना है लगाए, लेकिन वो प्रथम बिंदु पर लगा दे। तो आप देखें कि सरकार को सिस्टम चलाने में आसानी हो जाएगी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और फिर जीएसटी का डर किसी को भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब चीज निकलेगी फैक्ट्री से या जो इंपोर्टर होगा उसके पास से निकलेगी, तो उसमें टैक्स पहले से लगा हुआ होगा। तो बार बार टैक्स लगाना और बार बार उसको उसकी रिटर्न फाइल करना, अभी आप बता रही थी इस प्रकार की इतनी प्रॉब्लम्स है। एक ही डिटेल को कई बार डिपार्टमेंट को देना पड़ रहा है, फिर कहीं अगर गलती हो गई तो उसके अंदर पेनल्टी है, उसमें नोटिस है, उसमें अनेक प्रकार की चीजें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमें यह भी देखना होगा कि टैक्स प्रणाली को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। देखिए, मूल उद्देश्य है सरकार को राजस्व का मिलना। यदि सरकार को प्रथम बिंदु पर राजस्व मिल जाता है, तो फिर बाकी इतने बड़े नेटवर्क को टैक्स के उसमें लाना कोई बहुत समझदारी नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को इस विकल्प पर विचार करना चाहिए, नहीं तो कम से कम इसके ऊपर एक राष्ट्रव्यापी चर्चा सरकार में, स्टेक होल्डर्स में, हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स में, उनके बीच में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच में होनी जरूरी है। जी। सर, अगर हम बात करें बजट की, और हमने आपसे जब डिस्कशन हुआ था ट्रेडर्स को लेकर, आपने एक ट्रेडर्स पॉलिसी को लेकर बात की थी। मैं इसके बारे में जानना चाहूंगी कि क्या आपकी ट्रेडर्स पॉलिसी को लेकर डिमांड है सरकार से कि किस ट्रेडर पॉलिसी में किस तरीके के मतलब सुझाव होने चाहिए जिससे कि ट्रेडर्स को ज्यादा हेल्प मिले? देखिए, इसमें 3 विषय हैं। जी। एक विषय तो है ई कॉमर्स को लेकर के। जी। प्राप्त जानकारी के अनुसार ई कॉमर्स पॉलिसी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ई कॉमर्स के नियम सरकार के पास तैयार हैं, केवल उनका लागू होना शेष है। तो हमारी उम्मीद है कि तुरंत प्रभाव से इसको लागू किया जाना चाहिए। जिस पॉलिसी की आप बात कर रही हैं, नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी, उसके ऊपर वाणिज्य मंत्रालय ने व्यापारियों के साथ और अन्य स्टेक होल्डर के साथ मिलकर के काफी काम किया है। और प्राप्त जानकारी के अनुसार नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी भी लगभग अपनी अंतिम अवस्था में है। तो बेहतर होगा यदि बजट में उसकी घोषणा हो जाए, तो कम से कम ये तय होगा कि देश में रिटेल ट्रेड किन पैरामीटर्स के बीच में चलेगा। आज आज जो जिनका ये क्षेत्र नहीं है वो भी रिटेल ट्रेड में आ रहे हैं, जिनका ये क्षेत्र है वो पहले से व्यापार कर रहे हैं। कुल मिलाकर के एक खिचड़ी सी बन गई है। तो इसको सिंप्लीफिकेशन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी में वो सारे पैरामीटर्स, सारी मॉडलिटीज, वो सारे बिंदु होने चाहिए जिनके अंतर्गत देश में रिटेल व्यापार चलेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने लक्ष्य तय किया है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का। तो जी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बिल्कुल कर सकते हैं अगर हमारे रिटेल ट्रेड को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पॉलिसी से नेशनल ये जो अपना रिटेल ट्रेड है वो पूरी तरीके से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जी। सर, अब अगर बात करें ट्रेडर्स की, तो जो अभी शादी का सीजन भी रहा है, फेस्टिवल्स भी रहे हैं इंडिया में, मतलब उस एक तो मैं ये पहले ये जानना चाहूंगी कि जो डिमांड है क्या वो प्री कोविड लेवल पर पहुंच गई है या उससे आगे निकल गई है? मतलब ट्रेडर्स कितना? डिमांड
शीतल जी, डिमांड प्री कोविड से आगे निकल गई है। जी। जिस प्रकार के आंकड़े इस साल में आए, पहले पहले त्योहार के आंकड़े आए जिसमें 4 लाख करोड़ के आसपास का कारोबार हुआ, उसके बाद में शादी ब्याह के आंकड़े आए जिसमें 5 लाख करोड़ के आसपास का कारोबार हुआ। और कोई भी एक्टिविटी यदि हो रही है, जैसे वर्तमान में अभी राम मंदिर की बात चल रही है, तो 50,000 करोड़ रुपए का कारोबार केवल राम मंदिर के कारण से देश में हो रहा है। तो कारोबार बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है, कारोबार के लिए अनुकूल स्थिति बनाई गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकारों के स्तर पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि व्यापार राज्य का विषय है। केंद्र सरकार इसमें पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई देती है, लेकिन जो हमारी विभिन्न राज्य सरकारें हैं, वो राज्य सरकारें अभी भी रिटेल ट्रेड के प्रति उदासीन है। बजट में एक ऐसा इनेबलिंग प्रोविजन आना चाहिए जिसमें प्रत्येक राज्य में ट्रेड वेलफेयर बोर्ड बने। जैसे हम नेशनल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, ऐसे सभी राज्यों में ट्रेड पॉलिसी हो, और एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिसमें आपसी बातचीत के आधार पर व्यापार को कैसे मजबूत किया जाए, हर राज्य में व्यापार के नए अवसर कैसे बनाए जाए, क्योंकि व्यापार अर्थव्यवस्था की धुरी है। और यदि व्यापार को हमने अन्य वर्टिकल की तरह नहीं देखा, तो फिर व्यापार अव्यवस्थित चलेगा, जिसका नुकसान निश्चित रूप से देश को होगा, देश की अर्थव्यवस्था को होगा। इस कारण से ऐसा जरूर होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर डिजिटल पेमेंट वर्तमान में एक बहुत बड़ी जरूरत है और काफी तेजी से उसका एडॉप्शन हुआ है। जी। लेकिन इसमें डिजिटल पेमेंट को यदि हमें गांव गांव तक लेकर के जाना है, तो डिजिटल पेमेंट करते समय बैंक के जो चार्जेस है, 1% और 2% के लगभग बैंक के चार्जेस हैं, उन चार्जेस को सरकार को डायरेक्ट सब्सिडी के रूप में बैंकों को देना चाहिए, ना दुकानदार पर, ना उसके ग्राहक पर। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगना चाहिए, तो लोग और खुल करके डिजिटल पेमेंट को अपनाएंगे। ये कहीं कहीं ना कहीं हमने बार बार सरकार से ये आग्रह किया है। तो इस बजट में ऐसा कुछ आता है तो मुझे लगता है कि जिस डिजिटल इंडिया की बात माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो और व्यापक स्तर पर गांव गांव तक लेकर के जाने वाला है। वहीं ट्रेडर के लिए पेंशन योजना और जी। ट्रेडर के लिए इंश्योरेंस स्कीम, ये दो भी जरूर बजट में आए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया हुआ है व्यापारियों को जो जीएसटी में रजिस्टर है। ओके। उसी तर्ज पर यह होना चाहिए। कुछ कुछ वर्ष पहले जब जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो गुजरात में हर जिले में एक ट्रेड कमिश्नर हुआ करता था। हम्म। उस प्रकार के ट्रेड कमिश्नर यदि सभी राज्यों में हर जिले में हो, तो व्यापार बहुत तेजी के साथ बढ़ा जा सकता है। इसका एक लाभ यह होगा कि उस जिले में जो काम करने वाले छोटे छोटे व्यापारी हैं, जिनकी वकालत माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, उनको भारत का बाजार मिलेगा, बड़ा बाजार मिलेगा। तो चाहे वो छोटा आर्टिजन हो या छोटा व्यापारी हो या बड़ी चेन हो, सबको इससे बहुत लाभ होने वाला है। जी। जी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि डिजिटलाइजेशन और मोदी सरकार मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का भी लक्ष्य है विकसित भारत, तो ऐसे में ट्रेडर्स उसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं? दूसरी चीज ये कि जैसे आपने कहा कि गांव गांव को अगर डिजिटलाइज या डिजिटल पेमेंट से जोड़ना है, आपने काफी अच्छे सुझाव रखे हैं, तो इसमें और ये कितनी और मदद कर सकता है? देखिए, हम तो ऑलरेडी अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। हम बहुत तेजी के साथ मेटा जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का ओनर है, पिछले 1-1.5 साल से हम उनके साथ जगह जगह वर्कशॉप कर रहे हैं, ट्रेडर्स को समझा रहे हैं कि सोशल कॉमर्स आगे बहुत बड़ा विषय होने वाला है। आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, मॉडर्नाइज कीजिए, आप अपने आप को कंप्यूटर से जोड़िए और व्यापार की नई तकनीक से जोड़िए। और उसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो व्यापारियों के पास जानकारी का अभाव है। जी। सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। तो कोई एक ऐसा कार्यक्रम भी बजट में जरूर घोषित होना चाहिए जिसके जरिए सरकार की जो स्कीमें हैं वो आम लोगों तक कैसे पहुंचे, और उसमें देश भर के व्यापारी संगठन सरकार की मदद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम निचले स्तर तक पहुंच पाएंगे सरकार के साथ, और प्रशासन के साथ संवाद और सहयोग करके इसको अच्छा बनाया जा सकता है। जी।
सर, हम उम्मीद करते हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है विकसित भारत, उसमें ट्रेडर्स और सरकार की तरफ से दोनों का सहयोग मिले और जो भारत का एक लक्ष्य है, एक बड़ी अर्थव्यवस्था, एक विकसित देश की गिनती में शामिल होना, हम उस सपने को पूरा कर सके। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।